आपकी प्रेजेंटेशन आज की अर्लियर पार्ट में बहुत इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। वो प्रेजेंटेशन कई मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते से ये बात चल रही थी कि इस मौजू पर आप कवर करेंगी, तो ये अच्छा हुआ कि आपने कवर किया। उसमें बस मैंने वो मुझे इत्तेफाक हुआ है इवेंचुअली उस पेपर को गौर से गो थ्रू करने का। तो उसमें जनरल सिचुएशन तो यही है कि एक्सट्रीम कॉशन ही रिक्वायर्ड है। वो खुद भी एक्सट्रीम कॉशन ही रेकमेंड कर रहे हैं। फिर बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं इस लैंडस्केप में जो काम करते हैं, कुछ जो स्मिथसोनियन के पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका व्यू, फिर जो आपको पता है कि जो पेलियोजीनोमिक्स के लीडर हैं दुनिया में, श्वार्ट पावो, जिनको 2022 का पेलियोजीनोमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था, वो भी बहुत स्केप्टिकल हैं इन चीजों के बारे में जो रिजल्ट्स इस पेपर में हैं। और उनका यही कहना है, मैं श्वार्ट पावो का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जब तक डीएनए लेवल पर या एटलीस्ट प्रोटियोमिक लेवल के ऊपर कोई रिजल्ट्स नहीं आते तो बड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स उनका अपना एंगल है क्योंकि वो पेलियोजीनोमिक्स के हैं, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑब्वियसली। लेकिन बात है तो किसी हद तक दुरुस्त पावो की कि जब तक ये नहीं होगा तो हतमी तौर पर जो इतना सॉलिड एविडेंस है उसको ओवरराइड करना वो थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मगर चैलेंजेस बहुत सिवियर हैं क्योंकि जितना पुराना ये सैंपल है उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, उसकी लाइकलीहुड कि वो सरवाइव किया होगा, डिग्रेड नहीं किया होगा, कैसे टेम्परेचर को एक्सपोज्ड रहा होगा, इट्स हाईली अनलाइकली कि उसमें से किसी किस्म का डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट हो पाए। इससे पहले ऐसा जरूर एविडेंस मौजूद है कि इससे भी पुराने कुछ सैंपल्स हैं और तकरीबन 1.5 मिलियन साल पुराना जो बड़ा मशहूर एक किस्म का पेलियोजीनोमिक्स के लिए एक किस्म की बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी जो है, जो वो मैमथ का जो दांत था उससे जो उन्होंने एनालिसिस किया, मगर वो परमाफ्रॉस्ट में दबा हुआ था। उसका टेम्परेचर एक्सपोजर, डीएनए का बच जाना छोटे सेगमेंट्स का ही, चाहे वो छोटे सेगमेंट से क्यों ना हो, तो वो लाइकलीहुड थी। लेकिन लोगों से डिस्कशन के बाद ये भी है कि शायद ऑल्टरनेटिव के तौर पर कुछ सब्सटेंशिया आपके माइक्रोफोन पे थोड़ी सी नॉइज है, यू नो, इज देयर समथिंग यू कैन डू टू रिड्यूस द नॉइज, लाइक कुछ खड़खड़ खड़खड़ कुछ आपकी माइक्रोफोन पे कुछ आवाज आ रही है, बट वी कैन हियर यू। अच्छा, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन आप बताएं कि अब नहीं आ रही। आई थिंक वॉल्यूम की वजह से होगा वो मोस्ट लाइक। अच्छा। इन एनी केस पॉइंट यही है कि वो इवन किसी प्रोटियोमिक सीक्वेंस का भी करना, वो भी अभी पता नहीं क्या है, मतलब वो तो पता लगेगा लोग जब उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो यही मामला है कि इसको विद ऑल ड्यू कॉशन ही इन चीजों को लेना है। बाकी वो जो स्ट्रिंगर हैं उनकी भी मैं वीडियोस देखता रहा हूँ पिछले सालों में, वो बहुत ज्यादा मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस पर जोर देते हैं और शेप बेस्ड एनालिसिस के ऊपर ऑब्वियसली वेल रिस्पेक्टेड है इन द कम्युनिटी, लेकिन प्योरली शेप बेस्ड एनालिसिस बड़ा फ्लिम्सी एनालिसिस लगता है आज की तारीख में। ठीक है, तो उनका वो, लेकिन बहरहाल एनालिसिस मैंने देखा है, उन्होंने जो बुनियादी तौर पर 2 बड़ी डायमेंशंस हैं उनके, अगर आप वो पेपर खोल लें तो हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आपके पास पेपर तो है ना? जी, मैं अभी लाती हूँ, आप बात तो करें। बुनियादी तौर पर उन्होंने इसमें जो ऑफ कोर्स द पेपर हैज गॉन थ्रू रिगरस पीयर रिव्यू, और हम कौन होते हैं उसको क्या कहते हैं चैलेंज करने वाले, वो बहुत स्ट्रिंजेंट रिव्यू से गुजरा होगा विद इन दी स्पेस। लेकिन जो है, जिस डेटा की बेसिस पर वो ये बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर जो ये यूनसियान 2 का जो क्रेनियम जो ये स्कल था, उसको उन्होंने जिस तरह मोमो ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, और फिर उस रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन की बेसिस पर उसका शेप एनालिसिस किया है, कुछ दूसरी
जो सैंपल्स आपके पास मौजूद थे। और उस शेप एनालिसिस के नतीजे में उनको ये नतीजा बहरहाल मिला है कि ये पहले जिसको चूंकि होमो इरेक्टस समझा जा रहा था, ये होमो इरेक्टस शायद नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ होमो इरेक्टस टाइप के प्रिमिटिव फीचर्स भी मौजूद हैं और कुछ रिलेटिवली जो इसका साइज है वो आपके डिनिसोवंस की तरफ भी है। तो इसमें दोनों चूंकि फीचर्स मौजूद हैं तो इस वजह से वो इसको एक डिस्टिंक्ट स्टेटस देना चाहते हैं। वो बात तो अपनी जगह मेरे ख्याल से किसी हद तक दुरुस्त है, वो किया जा सकता है, लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि एट बेस्ट ये आपको ये बता रहा है कि ह्यूमंस जो हैं वो डिनिसोवंस के शायद ज्यादा करीब हों एज कंपेयर टू निएंडरथॉल्स। एक्चुअल स्प्लिटिंग पॉइंट के बारे में बात करना वो कि वो एक्चुअली मिलियन साल पहले हुई है, ये बहरहाल इस डेटा से तो सजेस्ट होता है, मगर ये बहुत लिमिटेड एनालिसिस है। अगेन जब तक जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो पेलियोजेनोमिक्स पे काम करते हैं उनकी राय ये है कि जब तक जीनोमिक्स और प्रोटीन का एनालिसिस नहीं होगा तो पूरे तरीके से ये टाइमलाइन को एस्टेब्लिश करना एक बड़ा मुश्किल काम है। और ये लोग भी मैं पेपर ले आई हूँ सब्सटेंशिया, अगर आपने कोई खास चीज इसमें दिखानी हो। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जो इनके कई रिजल्ट्स हैं, एक इनकी फिगर 3 है। हाँ जी, ये फिगर 3 है। इसको अगर आप थोड़ा सा ब्लो अप कर दें तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने जो एनालिसिस ये किया कि ये जो खोपड़ियां हैं ये स्कल्स, इन पर सर्टेन लैंडमार्क पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। कितने लैंडमार्क पॉइंट्स? 500 समथिंग। थोड़ा सा स्क्रॉल करें लेफ्ट साइड पर, उस फिगर के कैप्शन में लिखा होगा कितने, अभी मैंने पढ़ा। थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करें जहाँ फिगर का कैप्शन भी नजर आ जाए। जी 500 समथिंग मैंने पढ़ा। हाँ जी, 533। सो 533 लैंडमार्क्स का मतलब यही होता है कि स्टैंडर्ड पॉइंट जिनके दरमियान आप कुछ कोरिस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश कर सकें। अब जिस तरह ह्यूमन फेस है, अगर तो किसी फेस को दूसरे फेस से आपने कंपेयर करना है तो आप कुछ लैंडमार्क पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंख का कोना है, दूसरी आंख का कोना है, ब्राउ रिज है, यानी कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की लोकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप। और फिर उन लैंडमार्क पॉइंट्स की, जस्ट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, उनकी बेसिस पर आप एक शेप को डिफाइन कर सकते हैं। और कुछ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जिनको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उस शेप की स्पेस में उन्होंने ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया है। उसके पहले दो मेजर कंपोनेंट जो कि वेरिएशन को कैप्चर करते हैं, उसकी स्पेस में ये प्लॉट्स हैं जो आपको उन्होंने दिखाया। तो ये जो पहला कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पर है, वो उनका कहना ये कि वो रिप्रेजेंट किसको करता है उनके एनालिसिस के मुताबिक कि अगर जो छोटी वैल्यूज हैं इसकी, तो वो रिट्रैक्टेड और छोटे फेस को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स एक्सिस है। और इसकी जो बड़ी वैल्यूज हैं वो एक बड़े और प्रोजेक्टिंग फेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है, और ये तकरीबन जो उन्होंने लिखा है कि तकरीबन 78% वेरिएशन अलोंग दिस कंपोनेंट एक्सप्लेन हो जाती है। और दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस है, वो अगर छोटा है तो वो नैरोअर फेस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो बड़ा है तो वो ब्रॉडर और थोड़ा सा लोअर फेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये इसकी बेसिस पर ये आपको नजर आ रहे हैं प्लॉट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये जो लेफ्ट साइड पर आपको क्लस्टर नजर आ रहा है जिसमें सर्कल्स हैं, छोटे छोटे जो हॉलो सर्कल्स हैं, हाँ, ग्रे सा जो है ये होमो हाँ सेपियंस का मतलब में हाँ जी, ये इंसानों का मॉडर्न ह्यूमंस। आप लेजेंड टॉप राइट पे पढ़ सकते हैं, सबसे नीचे वो खाली सर्कल जो है वो मॉडर्न ह्यूमंस है। ऑफ कोर्स मॉडर्न ह्यूमंस का व्यवहार डेटा आपके पास होगा तो आप उसको ज्यादा प्लॉट कर सकते हैं। तो बाकी तो यानी ये जो एक उन्होंने आपको एक कॉन्वेक्स हल सा दिखाया हुआ है, ये ग्रे सा, ये इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन डायमेंशंस के लॉन्ग इंसान यहाँ बैठते हैं। फिर ये जो है आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल। और बाकी बहुत सारे दूसरे जो हैं जिनमें निएंडरथल्स भी हैं, डेनिसोवंस भी हैं, होमो इरेक्टस भी है, होमो एर्गास्टर भी है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो उन्होंने ये बिखरी हुई आपको नजर आ रही है। अच्छा, यूनजियन 2 को आप देखें, वो जाहिर बात है कि अकेला है, वो अभी फिलहाल
तो वो जो आपको एक डार्क डॉट नजर आ रहा है, वो ये दिस इज द स्कल इन क्वेश्चन, और उसके रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन की बेसिस पर वो यहाँ पर पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो वो कहते हैं कि जी जुनजियान 2 जो है वो होमो इरेक्टस और होमो एर्गास्टर से करीब तर है, विद इन द रेंज। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो वो जो कि वाई एक्सिस क्या है, ब्रॉडर और लोअर फेस अगर उसकी हायर वैल्यूज हैं तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसमें इंसानों से भी ऊपर है। वो उसमें यूनजियन जो है वो क्लियरली हायर देन होमोसेपियंस भी हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखें तो इसकी वजह से वो उन्हें ना तो इस तरफ रख सकते हैं ना उस तरफ रख सकते हैं, तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ ट्रेट्स उन्हें नजर आ रही हैं, कुछ प्रिमिटिव जो कि उन्हें होमो इरेक्टस और होमो एर्गास्टर से मिलता जुलता दिखाती हैं इस एनालिसिस के मुताबिक, और कुछ जो है वो आपको इनको मॉडर्न जो होमो निएंडरथाल और डेनिसोवंस से ज्यादा मिलता जुलता क्या कहते हैं दिखाती है। ठीक है, तो ये है, मगर बहरहाल ये एनालिसिस बड़ा प्रिमिटिव है, शेप बेस्ड फीचर्स के ऊपर है। अल्टीमेटली मोलेक्युलर बायोलॉजी हमें ये बताती है कि अगर ये शेप्स जो हैं, जो ये कंसिडरेबल वेरिएशन इन जो है वो changes in certain parts of DNA जो रेगुलेट करते हैं शेप को, वो खास तौर पर कई हैं, मगर खास तौर पर जो RUNX2 है, हम उसके बारे में अक्सर पहले भी बात कर चुके हैं कि वो तो रिपीटेडली इम्प्लाई होती है क्रोमोसोम नंबर 6 पर क्या कहते हैं, जो कि ह्यूमन क्रेनियल शेप की वेरिएशन का उसका कंपोनेंट है। वो खुद गर्चे प्रोटीन कोडिंग एक जीन है, मगर वो बनाती ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि दूसरे जीन्स को रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से कुछ और जीन्स हैं जो कि RUNX2 को रेगुलेट करती हैं, तो इट्स कॉम्प्लेक्स वेब, मगर ये मिल के हमें पता है कि डेवलपमेंट के दौरान इनके अंदर स्मॉल चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस और कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस जो हैं वो आपकी स्कल की शेप को नॉन ट्रिवियल अंदाज में असरअंदाज करती हैं। तो क्या अब सवाल ये है कि ये जो आपको जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये अल्टीमेटली तो जेनेटिक और एपिजेनेटिक वेरिएशंस का कॉन्सिक्वेंस है, और स्मॉल चेंजेस कैन एक्चुअली लीड टू दीज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन शेप मेजरमेंट्स। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि जो आपके पेलियोजिनोमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, लाइक इंक्लूडिंग स्वांट बाबू जिनको मैं कोट कर रहा हूँ, वो थोड़े स्केप्टिकल है, क्योंकि जब तक जीनोमिक इंफॉर्मेशन या कुछ सीक्वेंस प्रोटियोमिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई बात की नहीं जा सकती। बहरहाल इन द एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव। ये कि ये स्कल होमो इरेक्टस नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है, वो ऑब्वियसली इज वेल सपोर्टेड बाय द डेटा। ये स्कल तकरीबन 1 मिलियन साल के इर्द गिर्द पुराना है, ये भी काफी हद तक दुरुस्त लगता है। ठीक है जी, ये कि इसकी वजह से हम टाइमलाइन उस 600 मिलियन ईयर्स या 600,000 ईयर्स या 700,000 ईयर्स जब हम स्प्लिट को जीनोमिक एनालिसिस की बेसिस पर करते हैं, क्या इस रिजल्ट की वजह से उस जीनोमिक सॉलिड एविडेंस की बेस की टाइमलाइन को यकसर बदल देना चाहिए? दैट वुड बी प्रीमेच्योर। अच्छा, सो दैट्स गुड टू नो। मैं ये जो होती हैं क्लॉक होते हैं मेथड डीएनए को, उससे मालूम किए हैं कि जेनेटिक चेंजेस कैसे हाँ जी, हमने कुछ अरसा पहले इसको कवर किया था, मैं आपसे फिर शेयर कर देता हूँ। एक रिव्यू पेपर था, आई थिंक वो यूजफुल होगा, वो भी पिछले साल का ही रिव्यू पेपर है, कोई बहुत पुराना नहीं है। उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप उनको दिखा दें कि जो अगर ये इस पेपर की फाइंडिंग्स क्या कहते हैं, अगर दुरुस्त हैं तो वो टाइमलाइन को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहते हैं, हम आपको उसकी इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं बता सकते हैं। जाहिर बात है, कीपिंग एन ओपन माइंड के
अगर ये सब्सटैंशिएट हो जाता है फर्दर एविडेंस से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जीनोमिक्स की बेसिस पर जो स्प्लिटिंग टाइमलाइन है, उस पर ये किस तरीके से असरअंदाज होगा। ये अभी मोमो आपके सामने एक रिव्यू पेपर जो है वो खोलेंगी। ये हम मेरे ख्याल से गालिब के चैनल पर, हाजी भाई के चैनल पर पिछले साल या अर्लियर दिस ईयर हमने कवर किया था। ये भी 2024 का ही क्या कहते हैं रिव्यू पेपर है। जी, मैं भी लाती हूँ इसको। आप उसकी पिक्चर से यू वो आइडेंटिफाई, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मुझे याद है वो ये याद है मुझे कि आप लोगों ने इस पे बात की थी। जी जी। मैं भी लाती हूँ मैं इसको। तो इस पर एक So- डायग्राम है जो जीन फ्लो के टाइमिंग की डायग्राम है और पॉसिबल स्प्लिट की जो टाइमलाइन है जो जेनेटिक्स की बेसिस पर असेस्ड है, की गई हुई है। जरा आप जब सामने लेकर आए तो फिर उसको हम ये देखेंगे। उसी स्पीड में डिस्कस हुआ था जिसमें जब गालिब ने निएंडरथाल्स पे स्ट्रीम की थी एक। हो सकता है। ये निएंडरथॉल्स पे है, हाँ। हाँ। तो इसको अभी लाते हैं। बुनियादी तौर पर ये कल्मिनेशन है बहुत सारी रिसर्च के का जो कि टुकड़ों टुकड़ों में एनालाइज किया पहले पेलियोजीनोमिक्स की बेसिस पर ओल्डर सैंपल्स ऑफ डीएनए को, और जो वो स्टडी सजेस्ट करती हैं इस पर आप देख लें कि ये भी स्टडी जो है ये रिव्यू पेपर था। ये 2024 का था और प्रिंसटन का ग्रुप है जिसका ये रिव्यू पेपर है। तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको एक डायग्राम दिखाते हैं विच यू विल रिकॉग्नाइज। वी Oh, yes. I remember दिस इज this द one. डायग्राम जो कि हम बड़ी डिटेल में हमने कवर की थी। तो बात यह है कि इनकी असेसमेंट के मुताबिक आप देखें कि जो मॉडर्न ह्यूमन और ये जो आर्केक लिनिएजेस हैं जिनमें आपके ये सारे निएंडरथाल और डेनिसोवन और इससे पहले पीछे होमो इरेक्टस वगैरह जो हैं, ये जो ह्यूमन जो स्प्लिट असेसमेंट है जेनेटिक्स की बेसिस पर, जीनोमिक्स की बेसिस पर, वो तकरीबन 600,000 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त अगर ये वाला जो कि इसकी यूनजियान 2 की स्कल की शेप बेस्ड एनालिसिस के ऊपर जो पेपर है जो बड़ा लिमिटेड डेटा है, अगर वो दुरुस्त है, अगर वो डेटा सब्सटैंशिएट होता है विद फर्दर स्टडी, उसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो 600,000 ईयर्स पहले की जो स्प्लिट की जो टाइमलाइन है, इसको वो तकरीबन पीछे 400,000 फर्दर पीछे पुश कर देंगे। तो आपने वीडियोस और पॉडकास्ट और रिव्यूज देखे होंगे कि जी सडनली timeline has been pushed back by 400,000 years. So this is what it means, क्योंकि अभी की assessment के मुताबिक it's about 600,000 years, यानी क्या मतलब 6 लाख साल पहले 600,000 years। उसमें 400,000 और डालें तो तकरीबन 10 लाख साल पहले, मिलियन साल से पीछे की तरफ बात चली जाती है अगर ये दुरुस्त है बहुत लिमिटेड डेटा की बेस पे जो स्टडी है। लेकिन ये अपनी जगह एविडेंस काफी सॉलिड मल्टीपल स्टडीज का कह लें कि जी निचोड़ है ये वाली डायग्राम। तो इसको ओवरराइड करने के लिए बहुत ज्यादा एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे ख्याल से होना चाहिए। लेकिन अगर तो है कोई बचता है पीछे, अगर इसकी टाइमलाइन दुरुस्त है, इस नए पेपर की जो शेप बेस्ड एनालिसिस, अगर इसकी टाइमलाइन कोरबोरेट होती है विद फर्दर एविडेंस, तो जो बचता है पीछे, तो जो एंसेस्टर के तौर पे क्वालिफाई करता, तो वो फिर शायद कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो होमो इरेक्टस ही बचता है, जो इनका यानी जो जद्दे अमजद होगा, जिसको एंसेस्टर एक्स कुछ लोग कहते हैं कि जो इनका कॉमन एंसेस्टर है निएंडरथाल, डेनिसोवन्स और इंसानों का, वो शायद फिर होमो इरेक्टस की तरफ बात जाए कि वो उससे पीछे पहले ही वो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में स्प्लिट हो चुके थे बाय यानी कि आज से मिलियन साल पहले तक। तो इस पर देखें, अगर कोई नया डेटा आता है जो वो बता रहे हैं कि उनके पास एक और स्कल भी है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका शेप करेंगे, वो इसी तरीके का पेपर होगा, विल गो थ्रू पीयर रिव्यू, हैव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कुछ रिजल्ट होगा, मगर वो नेचर ऑफ एविडेंस होगा बड़ा शेप बेस्ड एनालिसिस का। तो आई डू नॉट नो एक्चुअली कि ये बात कहाँ जाएगी, अनलेस कि कोई बड़े फंडामेंटल लेवल पर नया किस्म का कोई
आ जाता है एविडेंस, कोई कोई प्रोटीन एनालिसिस हो जाता है जो कि इस टाइमलाइन को अपडेट करता है। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इस टाइमलाइन को ओवरराइड करने में। I had time and plus a lot of more corroborating evidence. So this is my take on So this paper. Yeah. one of the central challenges is कि डीएनए सरवाइव नहीं करता, डिग्रेड कर जाता है, और उसके बाद लोग प्रोटियोमिक्स करने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन सीक्वेंस को, प्रोटीन्स के फ्रैगमेंट्स जो मिलते हैं उसको सीक्वेंस करके देखें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा लास्ट करती हैं। बट आई जी थिंक द हार्ड लिमिट इज़ अबाउट 1,000,000 years और सो, उससे ज़्यादा कभी एक क्लेम हुआ था किसी डायनासोर का डीएनए जो बाद में लोगों ने सबने क्वेश्चन किया था, बहुत वो 65 मिलियन ईयर पता नहीं कितना पुराना था, लेकिन इन जनरल आई थिंक जो ज्यादातर रिजल्ट्स मिले, लिमिट आपकी क्या है उसकी? 2 मिलियन, 2 2 मिलियन मिलियन। 2 मिलियन इज द ओल्डेस्ट, वो भी इत्तेफाक की बात है। और 1.68 मिलियन, मैं इसको कंफर्म करूंगा लेकिन पता नहीं मुझे 1.68 मिलियन ईयर का फिगर याद आ रहा है, मैं भी आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जो मैमथ का जो टूथ था वो तकरीबन कहते हैं कि 1.5 मिलियन साल पहले का उसका सैंपल था, ठीक है। वो भी आप, मगर मसला तो यही है कि वो तो परमाफ्रॉस्ट में से मिला था, वो किस टेम्परेचर को एक्सपोज रहा, क्या उस टेम्परेचर पे किसी हद तक चीजें प्रिजर्व रही वगैरह वगैरह। तो लाइकलीहुड के आपके पास अगर तो ये वाला सैंपल मोस्ट लाइकली, क्योंकि किसी ने कमेंट नहीं किया अभी तक इसके ऊपर, अगर तो आपके पास ये वाला हाँ जी देखिए 1.6 मैंने 1.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड था वो मैमथ का जो दांत था, ठीक है। तो यानी बॉल पार्क 2 मिलियन साल है, वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशंस में। ये कहीं इस पेपर में तो ये कहीं मेंशन नहीं कि ये किसी परमाफ्रॉस्ट या किसी ऐसे टेम्परेचर से रिकवर हुआ था, क्योंकि ये रिकवर तो हुआ था 90s में, जो डिस्कवर तो बहुत पहले हुआ था ना, यूनजियान 2, ठीक है। 1992 में मेरे ख्याल में ये हाँ डिस्कवर हुआ था, और हाँ उसको जी फिर 2010 में शायद पब्लिश किया था, होमो इरेक्टस कह दिया था पहले। जी जी जी। और आई डोंट थिंक कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू या डीएनए पॉसिबल नहीं था, मेरे ख्याल में ये पत्थर के अंदर था और तो समथिंग लाइक दैट। उम्मीद इस सैंपल से तो नहीं है, नया सैंपल कोई निकले किसी और जगह प्रिजर्व हुआ हो तो फिर शायद। पॉइंट ये जो ये वाले स्कल्स है ना, जो ये वाले जो मिले हैं इन्हें, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था पेपर में कि अभी उन्होंने एनालाइज नहीं किया, एक यूनजियान 3 भी है। ओह ओके। उसी पेपर के शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। यूनशियान 1 भी है, उसमें उसको उसके कुछ टुकड़े निकाल के उन्होंने डिजिटली ऊपर जी जी। लगा के लेपा पोती की उसकी। तो वो लाइकली कि जी इनसे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन जो कि जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स पे फर्दर लाइट शेड कर सकेगी, इसकी लाइकलीहुड लगता है बड़ा कम है। हाँ, अगर कोई और कहीं से कोई मिल जाए तो फिर क्या कहते हैं बात आगे चलेगी। तो फिलहाल ये एक बस मुझे लगता है कि रिपल है इन दी स्टोरी, इसको रिजॉल्व होते हुए हतमी तौर पर बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये जो थे क्रिस स्ट्रिंगर नाम था इनका, ये इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि बाकी सारे चाइनीज रिसर्चर्स हैं, क्या उनको खाली इसलिए क्रेडिबिलिटी के लिए अंदर डाला हुआ है उससे? ही वाज अ को-ऑथर वो कॉरेस्पॉन्डिंग काफी अरसे से, मतलब हो सकता है कि जो इधर के जो इन्वेस्टिगेटर हों वो आपस में कोलैबोरेट करते हों, स्पेशली इन दी एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डेटा। अगर शेप बेस्ड एनालिसिस करना, ये वो आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, ये वही हैं प्रोफेसर जो कि टेबल पे स्कल्स खोल के बैठ जाते हैं फिर दिखाते हैं। बड़े अरसे से, पिछले 20-25 साल से इनकी वीडियोस आ रही हैं, मैं इनका फैन हूँ जी। यदि वो टेबल पे बैठ जाते हैं फिर एक एक स्कल समझाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो चूंकि ये शेप, जिन्होंने जो काम कर रहे होंगे उन्हें ये तो पता होगा कि ये कोई पेलियोजिनोमिक्स का या डीएनए बेस्ड का तो नहीं है। तो अगर कुछ क्रेडिबिलिटी के लिए, अगर डीएनए और प्लस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कोलैबोरेशन के लिए कि वो गाइड कर सकें कि जी कौन से मेथड इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो कोलैबोरेशन के लिए उन्हें जो लग रहा था वो शायद इस वजह से उन्होंने रीच आउट किया हो सकता है, जानते हो उनकी तो हिस्ट्री हो ये देखना पड़ेगा कि
एक कुछ सीनियर ऑथर्स को देखकर चेक कर लें बड़ी आसानी से गूगल स्कॉलर पे, क्या इनकी को ऑथर्ड पब्लिकेशन हिस्ट्री में भी हो, पहले भी कोलैबोरेट किया हो, तो आई डोंट नो, मैंने नहीं कुछ ऐसे देखा, लेकिन इन एनी केस हो सकता है। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि उनको ऐसा लगता है कि बीच में से डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, या कोई प्रोटियोमिक्स हो सकती है, हो सकता है वो पावो को कांटेक्ट करते, ठीक है, जो रेलेवेंट होता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि जो जिसका स्किल सेट है उसके मुताबिक आप उसको कोलैबोरेशन के लिए रीच आउट करें, वो उन्होंने किया, वो मुझे उसमें कोई मसला नहीं लग रहा। लेकिन नेचर ऑफ एविडेंस वो ये है कि उन्होंने एक पुराना स्कल लिया है जो कि टूटा फूटा था, उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है एल्गोरिथमिकली, और फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बेसिस पर लैंडमार्क पॉइंट्स के एनालिसिस किए उन्होंने दूसरे तकरीबन 100 और स्कल्स या के साथ, और देखा है कि उस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक ये युनजियान 2 कहाँ लाए करता है, ठीक है। तो उससे उन्हें ये पता लगा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि कुछ डायमेंशन या कुछ फीचर्स के मुताबिक वो होमो इरेक्टस और होमो एर्गास्टस से मिलता जुलता है, मगर कुछ फीचर्स के मुताबिक वो आपकी डेनिसोवन से, खास तौर पे होमो लॉन्गी जो है उसके साथ क्या कहते हैं मिलता जुलता है, तो उसको वो प्लेस कर रहे हैं वहां पर, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा ये ठीक ही लग रही है, क्योंकि होमो इरेक्टस तो डेफिनेटली वो शायद नहीं है, ठीक है। तो मगर एट द सेम पॉइंट इन टाइम ये जो तब्दीलियां हैं शेप में स्कल की या क्रेनियम के अंदर, ये अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, और उस पे भी काम हुआ है उस पर, या जो कुछ एपिजेनेटिक वेरिएशंस इवन निएंडरथॉल के साथ वेरिएशन का एनालिसिस कुछ आपको मिल जाएगा पिछले 4-5 साल में काम, वो भी हुआ है। उस लेवल का एविडेंस और एनालिसिस वो अभी लग नहीं रहा कि इसमें से बरामद होगा। अगर कोई और चीज मिलती है, या कुछ सैंपल में से कुछ टुकड़ा, किसी एक क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो उसकी बेसिस पर कुछ ट्री एस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसका फाइलोजेनेटिक ट्री एज ऑगमेंटेड बाय जेनेटिक डेटा, तो फिर सडनली एविडेंस की नेचर बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर बदल जाएगी, लेकिन अभी कोई इंडिकेशन नहीं। थैंक यू सो मच सब्सटेंशियल, आपने बेसिकली बताया हमें कि जेनेटिक प्रोटियोमिक एविडेंस जो होता है मोलेक्युलर लेवल पे वो एक रॉक सॉलिड होता है, और ये जो शेप के बेसिस पे कर रहे हैं अभी हम उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते, जो क्लॉक मेथड से उन्होंने डिटरमिन किया हुआ है 600 मिलियन ईयर्स पहले स्प्लिट, उसको अभी वो कायम है एज फार एज वी नो, दैट्स व्हाट वी लर्न। तो आपको बहुत ज्यादा फर्दर कोरोबोरेटिंग एविडेंस चाहिए होगा इसके लिए, और आई थिंक वो खुद भी क्लेम नहीं कर रहे ऑथर्स, नहीं, वो बहुत कॉशियस हैं कि हमें और एविडेंस की जरूरत है। जी, तो उसको रिपोर्ट जैसा है वैसे हमने रिपोर्ट कर दिया है, और हमने जो उन्होंने स्टेटिस्टिकल मेथड्स जो इस्तेमाल किए उन्होंने वो भी आपके साथ शेयर किए हैं कि बुनियादी तौर पर शेप एनालिसिस है, और विद द कैविएट कि ये जो शेप है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये खुद रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है ऑफ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक वेरिएशन एंड डेवलपमेंटल वेरिएशन। तो वो जो हार्डकोर इसका पीछे कॉजल लिंक बैठा हुआ है उसकी बेसिस पर ये फैसला नहीं हो रहा, बल्कि मैक्रो स्केल पर जिनको हम चीजों को ऑब्जर्व कर सक रहे हैं फिलहाल, उनकी बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन हो रही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक तरीका है चीजों को क्लासिफाई करने का, शेप बेस्ड हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आया, लेकिन पिछले सालों में चूंकि जेनेटिक डेटा और उसको एनालाइज करना और उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती गई, तो बहुत सारी चीजों में इस डेटा ने रिप्लेस कर दिया हुआ है पुराने मेथड्स को, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। मैक्सिमम हमारे पास 1.5 मिलियन 2 मिलियन साल पुराना डीएनए एनालाइज हो पाया है, वो भी सर्टेन केसेस में जहां वो प्रिजर्व हो पाया था, परमाफ्रॉस्ट में, कोल्ड में, और वो भी विद द एप्लीकेशन ऑफ सम एडवांस्ड टेक्निक्स जिनको जो पेलियोजिनोमिक्स एक पूरा शोबा है। 2022 में मैंने जिस तरह पहले बताया, आई थिंक 2022 का, आई कुड बी रॉन्ग, 2022 था या 23 था, अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है,
2022 भी हो सकता है, डबल चेक कर लीजिएगा कि 2023 का था, मुझे अब गलती लग सकती है कि जो नोबेल प्राइज था वो पेलियोजेनोमिक्स में मिला था। स्वांट पाबो उसके वो लीडर थे, उन्होंने भी अपनी स्केप्टिसिज्म का राय का इजहार किया है स्मिथसोनियन, और वो वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी अपने स्केप्टिसिज्म का इजहार किया इस स्टडी के बारे में। जी, बहुत शुक्रिया और वजाहत इसमें करने का। मैं सॉरी बोलिए। एक चीज ऐड कर लूं कि जो थोड़ी अनबिलीविंग बात है ना, वो इस फॉसिल का मिलना अफ्रीका से बाहर है, क्योंकि लेट्स जस्ट से इफ दिस फॉसिल वाज फाउंड विद इन अफ्रीका, तो इशू ये है कि उस डेट को पीछे बैक करना वुड हैव बीन स्टिल समथिंग दैट आई थिंक साइंटिस्ट्स और पेलियो जो geneticists and for them to take back the origin point of that diversion of human species and our other close hominin cousins to 1 million years, but within Africa. I think इस fossil का China में मिलना, वो भी beyond the point of 600 to 700,000 years ago, is also something that which is why जो scientists हैं जो उस पेपर के भी, वो भी थोड़ा cautiously देख रहे हैं, बिकॉज जो पेपर अभी इससे पहले जो सब्सटेंशियल एक्सप्लेन करे थे जो ट्री, उसमें भी जो अफ्रीकन जो हमें जो फॉसिल्स मिल रहे हैं फ्रॉम डाइवर्जेंस के, एंड देन सडनली दिस फॉसिल इज बीइंग फाउंड व्हिच इज मच ओल्डर एंड आउटसाइड ऑफ अफ्रीका. बेसिकली वी नीड टू रिकंसाइल दिस कि हाउ डिड दिस हैपन इफ इट हैज. तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा साइंटिस्ट जो करंट जो tree have spread out from Africa, the origination point. I think that's showing we need a bit of flexibility to see कि ये किस तरह से हुआ है कि ये पुराना fossil बाहर से मिल गया है. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया नॉन कन्फॉर्मिस्ट। आई नो आपने इस पे बहुत पढ़ा हुआ है, और आई थिंक इट्स रियली क्लियर नाउ दैट वी हैव टू वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन के पता चले कि reliably these based on DNA and molecular evidence. I think that will be what we really need to see. हाँ, जो भी होता है, जो होगा वो सो होगा। देखिए ये बात तो तकरीबन कंसेंसस ही है कि 60-70 हजार साल पहले का जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन है, उसका एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। 100%, वो तो किसी ने डिनाई नहीं किया कि क्रिस मगर स्ट्रिंगर ने भी यही कहा है कि हाँ जी, अफ्रीका obviously, लास्ट origin point सारे हमारे most common recent ancestor male जो हैं female ancestor mitochondrial Eve, बाकी सब अफ्रीका में थे. We know that 60,000 years ago everybody came from Africa, सारे जो non African groups हैं. तो ये तो जी कोई जी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मिलियन इयर्स पहले कौन था, कहाँ था? हाँ जी और obviously I think ये जो skull है Yunshan 2, ये it is a million years old. They must have dated the layer that it came from. जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि इस पर देखें, मैं थोड़ा सा ये भी स्ट्रेस कर दूं कि हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि इस स्टडी को हम कोई डिसमिस करना चाह रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं, वो जिस एविडेंस की बेसिस पर बात कर रहे हैं, वो एविडेंस बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर इज नॉट बैड एक्चुअली। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर गोज लाइक दिस कि अगर आपके पास इस चीज का एविडेंस आ जाए कि एक ऐसी स्पीशीज जिसमें होमो इरेक्टस की खुसूसियात भी कुछ मिलती जुलती शामिल हैं, और फिर कुछ होमोलॉन्गी और डेनिसोवंस टाइप की भी खुसूसियात शामिल हैं, तो इससे हम, और वो मिलियन ईयर साल पुराना भी है, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए? इससे नतीजा तो यही निकलेगा कि उस टाइमलाइन को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर तो मुझे उसमें कोई मसला, अगर ये हो, अगर ए हो, अगर बी हो, अगर सी हो, तो दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग टू। लेकिन वो जो अगर है, उसकी जो एविडेंसेस हैं, जो एनालिसिस है, वो बड़े सादा हैं, शेप बेस्ड एनालिसिस है, और इसमें लेयर्स ऑफ एरर्स भी बहुत ज्यादा। रिकंस्ट्रक्शन हुई है पहले, वो भी एक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, हर चीज से एरर आ रहा है, एक्यूमुलेट हो सकती है, क्यूमुलेटिव हो सकता है। मैक्रोस्कोपिक चीज को देख रहे हैं, जो शेप है, जो आपने बताया, जो छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस से एकदम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो हमारा जो एरर बार्स बहुत बढ़ गई हैं. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज दैट
ये इट्स नॉट सो कन्विंसिंग फॉर दोज रीजंस। अच्छा, इस पर एक और मैं जस्ट टू ऐड अ लेयर ऑफ कंफ्यूजन, हम तो कंफ्यूजन ही फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, जो असल बात देखिए, एक और जो लेयर ऑफ कंफ्यूजन है कि देखिए जो मोलेक्युलर क्लॉक्स हैं वो कुछ अजम्पशंस के तहत चलती हैं, वो भी इस अजम्पशन के तहत चल रही हैं कि रेट ऑफ म्यूटेशन बाय एंड लार्ज ऐसा है और शायद इतनी वेरिएशन चाहिए है इतनी चेंज लाने के लिए। मोलेक्युलर बायोलॉजी डजंट वर्क लाइक दैट, सॉरी। मसला यह है कि कुछ चेंजेस, सारी चेंजेस एक जैसी चेंजेस नहीं है। जो रेगुलेशन पार्ट में, जो नॉन कोडिंग पार्ट में जो तब्दीली है, छोटी सी तब्दीली जो है बहुत बड़ी तब्दीली को फौरन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल में वो मैनिफेस्ट कर सकती है। तो लिहाजा ऑलरेडी वो जो मोलेक्युलर क्लॉक्स हैं वो हायर एंड पर हैं, उनके एस्टिमेट्स, हो सकता है चीजें इससे जल्दी हुई हों, तो इस चीज को भी हमें सामने रखना है। तो इन एनी केस ओह, ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। at the तो आप expense कह of रहे हैं कि जो रेगुलेशन रीजन पे जो ये चेंजेस होते हैं टिपिकल, जिनसे स्कल के शेप में इख्तलाफ आता है, वो ऐसे रीजन में होते हैं जहां हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं म्यूटेशन रेट्स। तो हो सकता है ये कोई 600 मिलियन ईयर्स पहले नहीं, बल्कि मे बी 300-400 मिलियन ईयर्स पहले मोलेक्युलर दिस इज क्लॉक बता रही है। जस्ट, आप समझें कि एक क्यूरियस स्टूडेंट कहानी इसको सीरियसली नहीं लेना, हाँ जी, जी। ठीक है। हम किसी को कोट नहीं कर रहे, हम वैसे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये इतना जानते हैं कि मोलेक्युलर क्लॉक्स की जो टाइम असेसमेंट है उसके पीछे भी कुछ अजम्पशंस हैं, और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोलेक्युलर बायोलॉजी के मुताबिक स्मॉल चेंजेस कैन लीड टू small changes in the genotype can lead to drastic changes in phenotype very quickly if they happen within the regulatory elements, enhancer promoter की जगह पर अगर हो। और ये भी याद रहे, ये भी हमें पता है कि जो निएंडरथल्स, डेनिसोवान्स और ह्यूमंस के दरमियान जो जेनेटिक लेवल पर जो चेंजेस हैं वो ज्यादा नॉन कोडिंग पार्ट्स में है, रेगुलेटरी पार्ट्स में, ये भी हमें पता है, इसका भी हमारे पास एविडेंस है। तो लिहाजा ये टाइमलाइन हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शंस में मूव करे, कुछ एविडेंस को आगे की तरफ करे, कुछ एविडेंस को पीछे की करे। ये सारे सवालात किसी के भी जहन में आएंगे जो होलिस्टिक तौर पर देखना चाहेगा, शेप बेस्ड एनालिसिस को भी और जीनोमिक बेस्ड एनालिसिस को भी देखना चाहेगा, तो उसके जहन में ये सवालात आएंगे। तो इस पर अभी डिस्कशन होगी मेरे ख्याल से लिटरेचर में।